सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। कैंट जीआरपी को मिली बड़ी सफलता, लुटेरों को किया गिरफ्तार, लाखों रुपए के जेवरात बरामद। धर्म संघ में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ, निकली भव्य शोभा यात्रा। ट्रक की स्टेपनी खोलने वाले 2 शातिर गिरफ्तार, निशानदेही पर मय रिम सहित 10 टायर व घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो बरामद। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में संस्कृत प्रतियोगिता 2025 का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मंडलायुक्त सभागार में भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा परिचय सभा का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त सभागार में भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा परिचय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के स्कूलों के प्रधानाचार्य, उनके प्रतिनिधि और जिले के अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें शिक्षा के उन्नयन और सिलेबस को किस प्रकार से लागू किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। गोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमको अपने पाठ्यक्रम में भारत के गौरवशाली इतिहास को शामिल करते हुए इस बात का भी आने वाले विद्यार्थियों या वर्तमान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिशा करना होगा कि किस प्रकार से हमको आज़ादी मिली है और हमको इसको बनाए रखना है, क्योंकि पूर्व के कटु अनुभव रहे हैं कि किस प्रकार से व्यापार के माध्यम से विदेश से लोग यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। यह मानसिक गुलामी के साथ साथ शारीरिक गुलामी भी थी। आज भी ई कॉमर्स ट्रेडिंग कंपनियों के माध्यम से लोग भारत के व्यापार को अपने चंगुल में रखना चाहते हैं, जबकि हमारा खुद का यहाँ का व्यापार और इतिहास गौरवशाली रहा है। इसलिए हमको ऐसे इतिहास के बारे में भी पढ़ना होगा कि किस प्रकार से हमने अपने अस्तित्व को पुरातन काल से बचा कर रखते हुए उसको सोने की चिड़िया बनाया था। हम पाश्चात्य संस्कृति गुलाम न हो, इसलिए इतिहास से सबक लेते हुए वर्तमान को संवारने का कार्य करना है। गोष्ठी में काफी संख्या में उपस्थित लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी के माध्यम से निकले विचारों को शिक्षा बोर्ड रिपोर्ट के माध्यम से सरकार के समक्ष पेश करेगा। बोर्ड का जो भारत सरकार ने गठन किया है, उसी के जितने भी कार्य हो चुके हैं और भविष्य में कैसे कार्य किए जाएंगे, उसी के बारे में आज ये विचार गोष्ठी भारत शिक्षा बोर्ड के द्वारा यहाँ वाराणसी में रखी गई है। और यहाँ जितने स्कूल्स हैं, उनके मैनेजर्स, प्रिंसिपल्स या शिक्षाविद जितने भी हैं पूरे वाराणसी से जुड़े हुए, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि पूरे बोर्ड की रचना की जानकारी, उसके साथ साथ जो उनके द्वारा विकसित जो पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तुएं हैं उनकी जानकारी और आगे भविष्य में कैसे इसको टेकअप किया जाएगा, उनकी सारी जानकारी दी जा रही है। और एक बड़ी सार्थक चर्चा हो रही है कि भारत को भी अपना जो खोया हुआ अस्तित्व है, जो किसी प्रकार से अलग अलग समय में नष्ट हुआ है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए कितने अच्छे प्रयास हो रहे हैं। और अब आगे समय आ गया है कि भारत स्वयं अपने विकसित किए हुए ज्ञान के ऊपर खुद का राष्ट्र का निर्माण अब एक नए सिरे से करें और साथ ही पूरे विश्व को भी एक उसका प्रकाश आगे प्रसारित कर सकें। तो बड़े ही सार्थक गोष्ठी हो रही है और बड़े सार्थक विचार यहाँ पे व्यक्त किए जा रहे हैं। और मैं प्रयास करूँगा कि वाराणसी में इस गोष्ठी के साथ आगे भी इनकी अच्छी गोष्ठियाँ हों, ताकि ये जो इतनी अच्छी चीज़ें भारत सरकार के द्वारा की जा रही हैं, इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मंडवाडी पुलिस ने ट्रक की स्टेपनी चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया। मंडवाडी पुलिस ने ट्रक की स्टेपनी चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 8 ट्रक के टायर रिम सहित 2 छोटे टायर रिम सहित बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद करने में सफलता पाई है। मंडवाडी थाना प्रभारी भरत उपाध्याय ने बताया कि विगत दिनों लड़तारा क्षेत्र में खड़ी ट्रक से स्टेपनी चोरी हो गई थी, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया था। बीती देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रकों की स्टेपनी चोरी करने वाले आरोपी भाटा मोड़ के पास स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर किसी ट्रक की स्टेपनी खोलने की फिराक में है, जिस पर थाना प्रभारी भरत उपाध्याय ने लहरतारा चौकी प्रभारी पवन यादव, उप निरीक्षक सत्यानंद, उप निरीक्षक अभयनाथ, कांस्टेबल सूर्यमणि, कांस्टेबल अभ्युदय सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों की टीम के साथ रात्रि लगभग 1 बजे बाटा मोड़ पर छापेमारी कर आरोपियों को दबोच लिया, जिनमें संतोष कुमार गौतम 39 वर्ष थाना बक्सा जिला जौनपुर, अनुज यादव 20 वर्ष थाना गौरा बादशाहपुर जिला जौनपुर गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी के 8 ट्रकों के रिम समेत टायर तथा 2 स्कॉर्पियो की टायर तथा उनके पास से चोरी में इस्तेमाल की जाने वाली स्कॉर्पियो तथा चोरी के औजार बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि ये लोग सोनभद्र के एक व्यापारी के यहाँ काम करते हैं और उनकी ट्रकों से बालू लादकर आजमगढ़ व बनारस समेत अन्य जिलों में जाते हैं और मालिक इन लोगों को ट्रकों को पास कराने के लिए भेजते थे। लेकिन बीच रास्ते में स्कॉर्पियो के पीछे की दोनों सीटें खोलकर एकांत में खड़ी ट्रक को निशाना बनाकर उसकी स्टेपनी चोरी कर लेते थे और उसे बेचकर जो भी रुपया मिलता था उसे आपस में बांट लेते थे। मालिक इन लोगों को कम तनख्वाह देता था, जिसके चलते इन लोगों ने मंगलवार को भी घटना करने के लिए निकले थे, लेकिन
पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुट गई। कुछ समय पहले कोलकाता एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रही एक महिला का आभूषणों से भरा बैग लूटने वाले गिरोह के 2 लुटेरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। वाराणसी कैंट जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते कुछ समय पहले कोलकाता एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रही एक महिला के बैग को लुटेरों ने लूट लिया था। महिला ने वाराणसी कैंट स्टेशन पर जंक्शन पे पहुंचने से पहले ही लूट की घटना की रिपोर्ट जीआरपी को दी थी, जिसमें बताया गया कि बैग में लगभग लाखों रुपए मूल्य की कीमती जेवरात और कुछ नकद रकम रखी हुई थी। महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जीआरपी कैंट ने लूट में शामिल 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के जेवरात बरामद किए गए। हालांकि एक अभियुक्त फरार बताया जाता है, जिसके लिए जीआरपी टीम द्वारा उसकी गिरफ्तारी और शेष लुटे हुए माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला ने लुटे हुए जेवरात के लगभग 15 लाख रुपए के रसीद ही जीआरपी को उपलब्ध कराए थे, जिसके बाद टीम ने अपनी तफ्तीश और कार्रवाई तेज की। इस सफलता पर प्रभात कुंवर सीओ जीआरपी कैंट ने बताया कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शेष लुटे हुए माल को बरामद करने के प्रयास जारी हैं। इनके पास से जो है एक सोने का हार है, 2 कान की ईयर रिंग्स हैं डायमंड की, 2 सोने की पीली धातु की जो है डायमंड की रिंग बरामद हुई है और एक और रिंग पीली धातु की बरामद हुई है। ये मुखबिर की सूचना पर काशी से गिरफ्तार किए गए हैं। कोलकाता एक्सप्रेस से जो है ये घटना हुई थी, वो महिला कोलकाता एक्सप्रेस में कोच B2 सीट नंबर 35 पर यात्रा कर रही है। सर, जो एक व्यक्ति फरार है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? हाँ, उसके विषय में जानकारी लगी है और हमारी सर्विलांस टीम भी लगी है और हमारी एक टीम भी उसके पीछे इस समय लगी हुई है और जल्दी ही हम लोग उसको भी गिरफ्तार करेंगे। चाइनीज मांझा के प्रतिबंध के बावजूद चोरी छुपे इसकी बिक्री को लेकर सपा लोहिया वाहिनी के लोग जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। मौत बनकर पतंग की डोर के रूप में उड़ रहा चाइनीज मांझा प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे बिक रहा है। इस मंजे से लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं, कई की जान तक जा चुकी है। चाइनीज मांझा की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी सपा दीपचंद गुप्ता दीपू के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। जन सुनवाई कर रहे डीएम एस राजलिंगम से मुलाकात कर चाइनीज मांझा की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग की। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। कहा कि प्रतिबंध के बावजूद शहर में यह मांझा बिक रहा है। दुकानदार बच्चों को ऊंचे दामों पर इसे बेच रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को आदेश दिया जाए कि बेचने और खरीदने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो। हजारों घरों को चिराग बुझ जा रहे हैं इस चाइनीज मंजे की वजह से, और चूंकि शासन ने पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगाया है, बावजूद इसके प्रशासन के मिलीभगत से हर चट्टी चौराहे गली मोहल्ले में धड़ल्ले से खुलेआम बिक रहा है ये चाइनीज मंजा। और इन प्रशासन का जरा भी डर, रत्ती भर भी डर लोगों के अंदर नहीं है। तो मैं अपने ज्ञापन के माध्यम से शासन को ये चेताना चाहता हूँ कि शासन तत्काल प्रभाव से इसको बंद करवाए, अन्यथा हम लोग उग्र धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा भी मंगलवार को मदनपुरा स्थित फर्नीचर व्यवसाय संघ के स्थल से जन जागरण पखवाड़ा के तहत मदनपुरा, जंगमबाड़ी, सदन बाजार, देवकीनंदन हवेली चाइनीज मंझा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा कि चाइना मांझा जानलेवा है। हमारा संकल्प और हमारा कर्तव्य है कि चाइनीज मांझे से मनुष्य, पशु, पक्षी की जान जा रही है। आए दिन कोई न कोई घटनाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि चाइनीज मंझे का इस्तेमाल न हो, पतंग की डोर चाइनीज मंझे का इस्तेमाल न करें। चाइनीज मंझे से पशु, पक्षी, बच्चे, स्कूली बच्चे, अन्य लोग वाहन पे चलते चलते चाइनीज मंझा गर्दन में लग जाता, गर्दन कट जाता, जान माल की हानि होती है। इसका विरोध हम सभी निरंतर करते रहे। आम जनता से ये अपील है कि सड़कों पे उतर के इसका विरोध करें, अपने बच्चों और पशु पक्षियों की रक्षा करें। राजा तालाब मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कचनार, मेहंदीगंज, भिखारीपुर गांव और आसपास के रिहायशी इलाकों में अवैध कबाड़ की फैक्ट्रियों और गोदामों से त्रस्त वहां की जनता ने मुख्यमंत्री योगी जी से डिजिटली शिकायत कर समाधान की गुहार लगाई। कमिश्नरेट वाराणसी गोमती जोन के राजा तालाब मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कचनार, मेहंदीगंज और भिखारीपुर गाँव और इसके आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी गांवों में चल रही अवैध कबाड़ की फैक्ट्रियों और गोदामों से त्रस्त इस इलाके की जनता ने सीएम योगी को डिजिटली शिकायत कर समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई। क्षेत्रीय लोगों ने सीएम पोर्टल पर अपनी समस्याओं के संदर्भ में पत्रक दिया। मेहंदीगंज निवासी हरीश जायसवाल ने बताया कि लंबे समय से यहां के उक्त दोनों थाना क्षेत्र का ये इलाका
कबाड़ माफियाओं की अराजकता और रिहायशी इलाकों में चल रहे इस काले कारोबार की वजह से पीड़ित हैं। लोग तहसील या स्थानीय पुलिस से शिकायत भी करते हैं तो कभी कोई कार्रवाई इन माफियाओं के खिलाफ नहीं होती। इसी से आजीज आकर लोगों को सीएम के पोर्टल तक जाना पड़ा। पत्रक में जिन समस्याओं का जिक्र किया गया उनमें यह है कि इन गांवों सहित आसपास की लगभग 50,000 की आबादी इस कबाड़ के काले कारोबार से त्रस्त है। चूंकि ये सब रिहायशी इलाके हैं तो यहाँ इस प्रकार के क्रियाकलाप होने भी नहीं चाहिए। नियमतः ऐसे कारोबार जिसकी वजह से प्रदूषण और गंदगी के साथ भयानक बीमारियों का खतरा हो, साथ ही इनकी वजह से रिहायशी इलाकों में आग लगने का बड़ा खतरा हो, इन्हें केवल औद्योगिक इलाकों में संचालित किया जाना चाहिए। कचनार गांव निवासी विनय जायसवाल ने यह भी कहा कि इन गोदामों और इनमें आने वाले भारी वाहनों की वजह से क्षेत्र में यातायात की बड़ी समस्या है, जिस पर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है। हाईवे के दोनों तरफ सर्विस लेन इन कबाड़ियों के वाहनों के कब्जे में रहती है, जिसकी वजह से आए दिन जाम और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कमोबेश यही हाल अंदर की सड़कों का भी है। राजा तालाब पुलिस चौकी से मिर्जा मुराद वाया भिखारीपुर राजमार्ग 19 पर भी कबाड़ के वाहनों की वजह से आमजन का चलना फिरना दूभर हो गया है। कबाड़ गोदामों की वजह से क्षेत्र में तमाम धर्मकांटे भी हो गए हैं, जिनके पास अपनी खुद की पार्किंग न होने से यहाँ आने वाले वाहन भी रोड पर ही आगे पीछे करते हैं। यहाँ लगातार दुर्घटनाएं होने और जाम लगने से आवागमन बाधित होने से प्रशासन को भी जाम खुलवाने में भीषण ठंड में पसीना छूट जाता है। रिहायशी इलाके में भारी वाहन ना जा सके, लेकिन कबाड़ माफियाओं के आगे सब बौने साबित हुए और प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई के बाद फिर से कबाड़ माफियाओं और वाहनों की अराजकता चालू हो जाती है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी और विद्युत विभाग के कर्मचारी भी कबाड़ माफियाओं की जेब में है। तभी तो पराली जलाने पर किसानों को जेल भेजने वाला प्रदूषण नियंत्रण प्लास्टिक जलाने और थ्रेश करने पर भी इन कबाड़ियों पर मेहरबान है। यही हाल बिजली विभाग का भी है। आम आदमी को जहां घरेलू बिजली के कनेक्शन के लिए दुनिया के कागजात और घर में वायरिंग वगैरह दिखाना पड़ता है, वहीं कबाड़ फैक्ट्रियों में 20-20 हॉर्स पावर की थ्रेशिंग मशीनें किराए के खाली प्लॉट में बिना किसी कागजात और मानकों के चल रही हैं। घरेलू लाइनों से ही गोदामों और फैक्ट्रियों को बिजली दे दी गई है, जबकि हर फैक्ट्री का अपना अलग ट्रांसफार्मर होना चाहिए। अब देखना होगा कि आखिर सीएम योगी के अधिकारी यहाँ के हजारों पीड़ित जनता की फरियाद पर ध्यान देते हैं या एक बार फिर कबाड़ माफियाओं का रसूख और इनकी सेटिंग जनता के आंसुओं पर भारी पड़ जाएगी। यहाँ पे खुलेआम कबाड़ गाड़ियाँ कट रही है और कूड़े जलाए जा रहे हैं। जो आप लोग इस समस्या के समाधान के लिए किसी से कहा, अधिकारियों से मिला, अधिकारियों से मिलने की यही है कि उन लोग पैसे देकर छुटकारा पाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे कूड़ा ना हो और ये सब जो डिवाइडर पे कूड़ा फैला रहे हैं गाड़ी काट कर उसका समाधान चाह रहे हैं। भेलूपुर के भदानी क्षेत्र में हुए सामूहिक हत्याकांड के आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की के खिलाफ नोटिस चस्पा करके पुलिस द्वारा डुगडुगी बजवाई गई। पुलिस कमिश्नरेट भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदानी में हुए सामूहिक हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। भेलूपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के बड़े भतीजे विशाल गुप्ता उर्फ विक्की के खिलाफ बीएनएस की धारा 84 के तहत नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने डुगडुगी बजवाई। चर्चित हत्याकांड में एसआईटी गठन के बावजूद अब तक सुराग नहीं लग सका है। इस हत्याकांड में वाराणसी कमिश्नरेट की सर्विलांस सेल भी अब तक फेल है। बता दें कि भदैनी भेलूपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का शव रोहनिया में निर्माणाधीन मकान के भीतर मिला था, जबकि उनकी पत्नी नीलू और बच्चों नमनेंद्र, सुकेंद्र व गौरांगी का शव 5 नवंबर 2024 को भदैनी वाले मकान में मिला था। सभी की हत्या गोली मारकर की गई थी। इस मामले में पुलिस के शक के घेरे में बड़े भतीजे विशाल गुप्ता और विक्की की तलाश में पुलिस की टीम अहमदाबाद से लेकर दिल्ली सहित कई राज्यों में गई, लेकिन हाथ खाली हैं। सर्विलांस के मुताबिक पुलिस को पता चला कि विक्की 23 और 24 अक्टूबर 2024 से ही अपने मोबाइल फोन को बंद कर लिया था। वह वारदात के एक दिन पहले यानी 4 नवंबर तक बनारस में ही था। मृतक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता पर अपने पिता, छोटे भाई, उसकी पत्नी और चौकीदार की हत्या का आरोप था। पुलिस हिरासत में विक्की के छोटे भाई जुगनू ने इतना ही बताया कि उसका भाई विक्की शांत रहता था और लोगों से कम ही घुलता मिलता था। वह जुगनू और बहन डॉली से भी कम ही बातचीत करता था। पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि उसकी एक महिला मित्र भी है जो महाराष्ट्र में रहती है। पुलिस को विक्की के महिला मित्र से भी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। विक्की अपने किसी से परिचितों से संपर्क में नहीं है। पुलिस तफ्तीश में विक्की के बारे में इतना ही पता चला है कि विक्की एमसीए की पढ़ाई किया हुआ है और अहमदाबाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करता है। अहमदाबाद पहुंची पुलिस टीम उसके दफ्तर, फ्लैट और कॉलोनी के आसपास लोगों से जानकारी इकट्ठा की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। नई बस्ती में गौशाला और भैंसाले के मलमूत्र और गोबर के सड़कों पर बहने से क्षेत्रवासियों का जीना दूभर हो गया है। पानीपुर क्षेत्र के नई बस्ती में गौशाला और भैंसाले के मलमूत्र और गोबर के सड़कों पर बहने से क्षेत्रवासियों का जीना दूभर हो गया है। गंदगी के कारण स्थानीय निवासी लगातार नगर निगम से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय नागरिक आयुष यादव ने क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति और प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने समस्या के जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। आयुष यादव ने बताया कि नई बस्ती वार्ड में बड़ी संख्या में पशुपालक मौजूद हैं जो गाय भैंस पालकर दूध का कारोबार करते हैं। नगर निगम द्वारा प्रतिबंध के बावजूद कई जगहों पर खुलेआम पशुपालन जारी है। सीमित स्थान और बढ़ती आबादी के कारण इन पशुओं का मलमूत्र सीवर में बहाया जाता है, जिससे सीवर जाम हो जाता है और गलियों में गंदगी फैल जाती है। सीवर जाम होने से गलियों में पानी भर जाता है, जिससे गंदगी और बदबू का माहौल बन जाता है। आयुष ने कहा कि यह स्थिति न केवल जीवन को असुविधाजनक बनाती है बल्कि गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है। सड़कों पर बहने वाला मलमूत्र क्षेत्र में संक्रमण और बीमारियों को जन्म दे रहा है। आयुष यादव ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के बावजूद अधिकारी कार्यवाही करने के बजाय छोटे जुर्माने लेकर पशुओं को फिर से छोड़ देते हैं। इन्होंने इसे नगर निगम कुछ दलाल अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत करार दिया है। क्षेत्रीय निवासियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की निष्क्रियता के चलते लगातार स्थिति बदतर हो रही है। चौकी और पटिया टूट चुकी है और गोकुलगंज एवं नई बस्ती वार्ड में सीवर की समस्या विकराल रूप ले रही है। अगर नगर निगम ने समस्या पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्रवासी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे ये है कि यादव लोग अपनी भैंस रखे हैं, गोबर और ये पूरा बवाते हैं, जिससे अक्सर चेंबर जाम हो जाता है। चेंबर जाम होकर ओवरफ्लो होता है, जिससे यहाँ गंदगी बाहर डस्ट करती है और मंदिर के जाने का रास्ता भी है और हमारा भी गेट का रास्ता है। आने जाने में अक्सर दिक्कतें पैदा होती हैं। मना करने पर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सीवर जाम हो जाता है, कभी यहाँ पे जानवर भी हैं, भैंस है, गाय है, कम से कम रखे हैं तो लोग साफ़ सफाई तो होना भी चाहिए ना। पशुपालक जो हैं, जो गाय भैंस का धंधा करते हैं, दूध का धंधा करते हैं, उन लोगों द्वारा नगर निगम के प्रतिबंध लगाने के पश्चात भी वार्डों में कई जगहों पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है, जहां गाय भैंस को पाला जाता है। उनका दूध विक्रेता बन के यह लोग कुछ तरीके से अवैध काम करते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये बड़े पैमाने पे ये काम हुकुलगंज और नई बस्ती वार्ड में होता है। सड़क समस्या क्यों आ रही है क्या? ये जब गाय पशु पालेंगे, ये भैंस पालेंगे नगर निगम एरिया में, जहाँ की आबादी ज़्यादा है, जगह कम है, वहाँ पे पशुओं का जो मल होता है वो जब सीवर में बहाएंगे तो उससे सीवर चौक लेता है। सीवर चौक के वजह से पूरा गली पूरा जाम हो जाता है, पानी भर जाती है गलियों में। लेकिन नगर निगम के कुछ जो दलाल अधिकारी हैं, जो कुछ दलाल कर्मचारी हैं, शिकायत करने पर भी आते हैं, पशुओं को अपने कब्जे में लेते हैं, लेकिन 1500 रुपये की छोटी शुल्क लेकर उसको दोबारा छोड़ने का काम करते हैं। इस चीज़ की हम निंदा करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित त्रयंबकेश्वर सभागार में सांसद संस्कृत प्रतियोगिता 2025 का भव्यता से शुभारंभ हुआ। 7 जनवरी मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित त्रयंबकेश्वर सभागार में सांसद संस्कृत प्रतियोगिता 2025 का भव्यता से शुभारंभ हुआ। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 7 और 8 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामपूजन पांडे, अध्यक्ष न्याय वैशेषिक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, संकाय प्रमुख वेद वेदांग संकाय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा पूर्व सदस्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, पंडित दीपक मालवी पूर्व सदस्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और पंडित वेंकट रमण घनपाठी पूर्व सदस्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के गरिमामय उपस्थिति में हुआ। पहले दिन के कार्यक्रम में शास्त्रीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम स्तर और मध्यमा स्तर की श्रेणियों में विभिन्न संस्कृत विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने संस्कृत भाषा में अपनी विद्या का प्रदर्शन किया और इस भाषा के प्रति अपनी निष्ठा को प्रस्तुत किया। इस आयोजन से संस्कृत भाषा की महत्ता को बढ़ावा मिलता है और छात्रों से संस्कृत के प्रति रुचि को प्रोत्साहन मिलता है। काशी के समस्त विद्वानों ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया। आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामपूजन पांडे ने कहा कि इस सांसद प्रतियोगिता से छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा मंच मिल रहा है, जिससे संस्कृत शास्त्रों के प्रति छात्रों में बहुत ही रुचि बढ़ रही है। उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल ने न्यास के इस सारस्वत कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यास परिषद इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों में उन्नत संस्कार का आह्वान कर रहा है। उद्घाटन सत्र के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम संस्कृतज्ञों का सौभाग्य है कि साक्षात विश्वेश्वर के प्रांगण में शास्त्र सुनने व सुनाने का अवसर मिल रहा है। पंडित दीपक मालवी ने अपने वक्तव्य में कहा कि न्यास परिषद इस तरह के उत्तम कार्य कर रहा है, जिससे शास्त्र एवं भारतीय संस्कृति को बहुत बल मिलेगा। उद्घाटन सत्र का आरंभ
पंडित वेंकट रमन घनपाटी के मंगलाचरण से हुआ। सभा का संचालन डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज ने किया एवं समस्त अतिथियों, निर्णायकों, अध्यापकों एवं प्रतिभागी छात्रों का धन्यवाद ज्ञापन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने किया। त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ मंगलवार से शुभारंभ हुआ। त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ मंगलवार को कलश यात्रा से किया गया। यह भागवत कथा 7 से 13 जनवरी 2025 तक धर्म संघ के प्रांगण में होगा। कथावाचक पूज्य संत लालजी महाराज प्रेम धन ललन जी महाराज श्री धाम वृंदावन के कर कमल से होगा। कलश यात्रा में 108 महिलाएं सर पर कलश लेकर त्रिदेव मंदिर से धर्म संघ के लिए प्रस्थान की। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। कार्यक्रम स्थल धर्म संघ कॉम्प्लेक्स दुर्गापुर वाराणसी में संपन्न होगा। भरत सराफ जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हो रहा है जन कल्याण के लिए। हम आप सभी उसी में अभी सम्मिलित होने जा रहे हैं। श्री भोले बाबा की बड़ी कृपा है कि हम आप सब उनके आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा आज 7 जनवरी से चालू हो रही है, जो धर्म संघ में होने जा रही है। विशाल शोभा यात्रा त्रिदेव मंदिर से धर्म संघ तक जाएगी। 101 लेडीज महिलाएं कलश लेके माथे पे जाएंगी। संघ में हमें गुरुजी जो वृंदावन से आए हुए हैं श्री प्रेम लालन जी महाराज, उनके मुख्य वाणी से कथा का आनंद लिया जाएगा। वहाँ पे धर्म रक्षक सर्वंशदानी 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 353वां प्रकाशोत्सव भक्तिमय वातावरण में उत्साह के साथ मनाया गया। धर्म रक्षक सर्वंशदानी 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां प्रकाशोत्सव रविवार एवं सोमवार को वाराणसी के समस्त संगत के सहयोग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरुद्वारा गुरुबाग एवं गुरुद्वारा बड़ी संगत नीची बाग में बड़े ही श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया गया। बहा प्रगट्यो मरद अंग मंडा बरयाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आप गुरु चेला का शब्द एवं बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का जयकारा गूंजता रहा। दोनों गुरुद्वारों में दरबार साहिब को फूल माला एवं बिजली के झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। हजारों लोगों ने पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेका। प्रातः 3:45 बजे से 4:15 बजे तक गुरुद्वारा बड़ी संगत नीची बाग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शाहाना स्वागत हुआ। फूलों से सजी पालिका में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा में सैकड़ों गुरु प्रेमियों ने भाग लिया एवं शब्द कीर्तन गायन से गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हुआ। प्रातः 4:15 बजे से 5 बजे तक नाम सिमरन एवं 7:30 बजे तक शब्द कीर्तन हुआ। 40 दिनों तक चलने वाली 3 प्रभात फेरियों एवं श्री अखंड पाठ साहिब के लड़ीवार पाठ का समापन, अरदास एवं प्रसाद वितरण हुआ। गुरुद्वारा गुरुबाग में रविवार की रात्रि 6:30 बजे से 1:30 बजे तक दीवान सजा, जिसमें बाहर से आए तरणवीर सिंह रब्बी लुधियाना वाले ने कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। बाद में गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। सोमवार को पूर्वाह्न 9 बजे से 2 बजे तक कीर्तन दीवान सजा, जिसमें शुभदीप सिंह दरबार साहिब अमृतसर वाले एवं तनवीर सिंह रब्बी लुधियाना वाले, नरेंद्र सिंह हजूरी रागी जत्था गुरुद्वारा गुरुबाग एवं रकम सिंह हजूरी रागी जत्था गुरुद्वारा बड़ी संगत नीची बाग वालों ने शब्द कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। गुरुद्वारा नीची बाग में सोमवार को सायंकाल दीवान 7 बजे से रात्रि 1 बजे तक सजा, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने श्रद्धापूर्वक मत्था टेका। गुरुद्वारा साहिब की भव्य सजावट की गई थी। शुभदीप सिंह एवं तरणवीर सिंह रब्बी, नरेंद्र सिंह एवं रकम सिंह जत्था गुरुद्वारा बड़ी संगत नीची बाग वालों ने साधु कहीं सुन लेहूं सधय, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, एवं मानस की जाति सबय एकै पहचानवो शब्द कीर्तन एवं उपदेश द्वारा संगत को निहाल किया। गुरु पर्व पर श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति पर आरती हुई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा संगत को प्रकाशोत्सव की बधाई एवं धन्यवाद दिया गया। दीवान समाप्ति पर गुरुद्वारा बिसंगर नीची बाग के मुख्य ग्रंथी जगतार सिंह ने अरदास किया एवं गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। क्या जगत माए धर्म हेतु गुरुदेव पठाए, जहाँ कहा तो धर्म साधु का मन धर्म दूसरों का नाश करने के लिए, केवल शास्त्रों से अपनी जाति बचाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए आपके देश आजादी दीवार में शहीद कर दिए गए। तो युग क्षेत्र इस उपलक्ष्य में हजूरी रागी साहिबान, दरबार साहब रागी साहिबान और लुधियाना से हजूरी रागी जत्था जी आए हैं। कल रात का दीवान गुरुबाग में हुआ, आज प्रातः स्वाना स्वागत हुआ, उसके बाद गुरु जी महाराज का कीर्तन हुआ। घाट संध्या कार्यक्रम में सुभाष सिंह के गायन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार सुभाष सिंह ने गायन का शुभारंभ रागपुरिया धनाश्री बड़ा ख्याल छोटा ख्याल तत्पश्चात ओम नमः शिवाय एवं समापन जो गुरु कृपा करे भजन से किया।
संगत कलाकारों में हारमोनियम पर गौरव मिश्रा, तबले पर कुशल कृष्णा, सारंगी पर ओम सहाय उपस्थित रहे। कलाकार ने अपने सुमधुर स्वर के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण ने दिया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।